किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 36 छोले भटूरे। श्री और भाग्य अपनी गाड़ी से उस जगह जा रहे थे जहां पर श्री ने उन्हें जाने के लिए कहा था। यह एक लोकल मार्केट थी। उस मार्केट के पास पहुंचते ही श्री ने कहा, गाड़ी रोकिए। भाग्य ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और श्री से कहा, क्या हुआ, मार्केट तो भी दूर है ना। श्री ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, हाँ पर वहां आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। श्री गाड़ी से बाहर निकल गई और भाग्य गाड़ी से बाहर आते हैं। गाड़ी लॉक करते हुए कहता है, नहीं जाएगी तो हम मार्केट तक जाएंगे कैसे। श्री ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे भाग्य ने देखा उस तरफ एक ही रिक्शा खड़ा था। उसी रिश्ते को देखकर भाग्य की आंखें बाहर आ गई और उसने श्री से कहा, तुम इसमें जाना चाहती हो। श्री भाग्य को खींचते हुए उसकी रिक्शा के ले गई और कहा, हाँ मुझे इसी पर जाना है। वह दोनों सी रिक्शे पर बैठ गए और उस रिक्शे वाले ने जैसे ही रिक्शा स्टार्ट किया, भाग्य ने झट से श्री को पकड़ लिया क्योंकि वह रिक्शा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। भाग्य की हालत खराब हो गई थी तो श्री ने भाग्य को देखकर हंसते हुए कहा, घबराए मत, कुछ नहीं होगा, इन लोगों को आदत है इसे चलाने की। भाग्य ने बेचारा समूह बनाकर श्री को देखा। वह दोनों थोड़ी ही देर में मार्केट पर एक होटल पर पहुंच गए। दोनों रिक्शा से उतरे तो भाग्य ने रिक्शा वाले को 2000 का नोट पकड़ाया। रिक्शा वाले ने कहा, साहब खुले नहीं हैं। भाग्य, रख लो। रिक्शे वाले ने खुशी खुशी को नोट अपनी जेब में रखते हुए कहा, धन्यवाद साहब। श्री ने भाग्य को पीछे किया और उस रिक्शे वाले से कहा, काहे बात का धन्यवाद, जिसे देखो उसे मेरे पति को ही लूटने में लगा रहता है। पैसे निकालो वापस। एंग्री रिक्शा वाला, अरे मैडम मैंने कहा ना, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। श्री, पैसे वापस दो, मैं तुम्हें देती हूँ खुले पैसे। रिक्शे वाले ने लाचारी के साथ अपनी जेब से नोट निकाला और श्री को दे दिया। श्री ने झट से बहुत 2000 का नोट अपने पर्स में रखा और अपने पर्स से 100 रुपये का एक नोट निकालकर उसे दिया। रिक्शा वाले ने 60 रुपये वापस दिए। वह पैसे मिलते ही सबसे पहले श्री ने नोट गिने और उसके बाद रिक्शे वाले से मुंह बना कर कहा, शक्ल पर बेवकूफ़ लिखा है क्या हमारे, यहाँ तक के 15 रुपये किराया है, 2 जनों के 30 रुपये बनते हैं, चुपचाप 10 रुपये और निकालो। रिक्शा वाला, अरे मैडम मैंने देखा था आप लोग बड़ी गाड़ी से उतरे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी आप लोग 10 रुपये के लिए बहस कर रही है। भाग्य श्री से कहता है, जाने दो ना, क्यों 10 रुपये के लिए बहस कर रही हो। श्री मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसे कैसे जाने दूं, ये खुलेआम चोरी कर रहा है और आप कह रहे हो जाने दो। रिक्शा वाला, क्या मैडम इतने बड़े आदमी की बीवी होकर भी आप 10 रुपये के लिए बहस करती हैं। श्री, हाँ तो ये पैसे क्या लॉटरी में जीता है इन्होंने, दिन रात मेहनत की है, एक एक रुपया मेहनत से जुड़ा है। रिक्शा वाले ने अपनी जेब से 10 रुपये निकालते हुए कहा, ये लो मैडम 10 रुपये और मेरा जान छोड़ो। 10 रुपये लेकर श्री ऐसे खुश होती है जैसे कि उसकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। और फीमेल और फीमेल और फीमेल। भाग्य बस श्री को देखता रह जाता है, कहाँ उसकी कंपनी लाखों करोड़ों डील करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, और यहाँ उसकी बीवी 10 रुपये के लिए लड़ाई कर रही थी। और मेल श्री भाग्य का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाती है और एक टेबल पर बिठाते हुए कहती है, भैया 2 प्लेट छोले भटूरे सिरके वाले प्याज के साथ। भाग्य देखता है यहाँ पर इकट्ठे 10-15 टेबल लगी हुई थी और सामने की तरफ भटूरे बनाए जा रहे थे। एक आदमी जल्दी से हाथों में तेल लगाकर भटूरे को उलट पलट के कढ़ाई में डाल रहा था। भाग्य ने हैरान होते हुए उस आदमी को देखा फ्लश्ड, और उसे देखते हुए श्री से कहा, तुम यहाँ खाना खाती हो। श्री ने बत्ती सी दिखाते हुए, यहाँ पर सबसे अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं। भाग्य, यहाँ का खाकर कहीं बीमार मत पड़ जाना। श्री, अरे मैं बचपन से यहाँ खा रही हूँ, बीमार पड़ना होता तो अब तक कितनी बार बीमार पड़ चुकी होती। तब तक उनका ऑर्डर भी आ जाता है, तेल में लिपटा हुआ फुला फुला भटूरा। भाग्य हैरानी से कभी भटूरे को देखता तो कभी श्री को,
और श्री इसने बिना एक सेकंड वेट किए तुरंत खाने लगी और मेल। पर भाग्य के चेहरे की खुशी तब बनी जब उसने देखा कि श्री कितनी खुश होकर वह छोले भटूरे खा रही है। श्री हर एक निवाले के साथ यम्मी बोल रही थी। स्माइल। भाग्य ने भी मुस्कुराते हुए श्री को देखा और वह भी छोले भटूरे खाने लगा। थोड़ी देर बाद भाग्य की गाड़ी में श्री बार बार भाग्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। भाग्य ने मुंह बनाते हुए श्री से, क्या अब हंसना बंद करो, नहीं आता तुम्हारी तरफ परफेक्ट छोले भटूरे खाना, होगा मेरे कपड़े गंदे, इतना हंसने वाली कौन सी बात है। श्री अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, कोई सुनेगा तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, कहाँ कांटे छुरी से इतना परफेक्ट खाने वाला इंसान छोला भटूरा ठीक से नहीं खा सका, पूरे कपड़े गंदे कर लिए अपने। बोलते हुए श्री हंसने लगी और भाग्य तो बस श्री की हंसी नहीं खो गया था। आज उनकी डेट बहुत अच्छी रही। भाग्य के लिए उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। भाग्य खुश था कि श्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। किसी तरह से एक खूबसूरत शाम की याद में ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। तारांकन। अगले दिन सुबह राहुल अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी खराब स्कूटी को सही करते हुए प्रिया पर जाती है। राहुल गाड़ी रोकता है और प्रिया के पास आते हुए कहता है, क्या हो गया, ये फिर से खराब हो गई। प्रिया पलटकर राहुल को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो राहुल। फिर एक अफसोस के साथ अपनी स्कूटी को देखते हुए कहती है, हाँ इसने मेरा साथ फिर छोड़ दिया। राहुल हंसते हुए कहता है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। राहुल प्रिया को अपने साथ गाड़ी में लेकर वहां चला जाता है जहां पर प्रिया उसे बोलती है। रास्ते में प्रिया राहुल से कहता है, राहुल विनीता वापस आए। राहुल प्रिया को देखता है और कहता है, प्लीज़ मुझे सुबह सुबह इस टॉपिक में बात नहीं करनी। राहुल के बात करने के अंदाज से प्रिया को पता चल गया कि विनीता वापस नहीं आई और राहुल कभी भी नाराज है। उसने आगे इस टॉपिक पे बात करना सही नहीं समझ। राहुल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? प्रिया पिछले वाले इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुई थी, ये दूसरी जगह पर इंटरव्यू है। राहुल मुस्कुराते हो जाता है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो वेल सेटल है ना, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? प्रिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, मेरी फैमिली पागलों की तरह मेरे लिए लड़की देख रही है। उनका कहना है कि अगर घर पर खाली बैठी हो तो शादी कर लो। लो बोलो भला ये भी कोई बात हुई? लड़की कुछ करती ही रही है तो उसकी शादी करवा दो। इसलिए अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ ताकि फैमिली को खाली नजर ना हो। पेंसिव फेस। प्रिया की बात पर राहुल हंसने लगा। राहुल ने हंसते हुए प्रिया से कहा, अच्छा अगर यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगी? प्रिया ने अफसोस के साथ कहा, क्या ही कर सकती हूँ, एक और इंटरव्यू दूंगी। अचानक से प्रिया में देखा यह वो रास्ता नहीं था जहाँ उस इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने कभी राहुल से पूछा, राहुल हम किस तरफ जा रहे हैं? राहुल ने मुस्कुराते हैं प्रिया को देखा और कहा, मैं तुम्हें इंटरव्यू दिलाने ले जा रहा हूँ। 10 मिनट बाद बोलो एक बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। राहुल बाहर आता है और वानी बाहर आकर बिल्डिंग का नाम देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वह हैरानी से राहुल को देखती है और कहते हैं, तुम मुझे कार्बन वॉच के हेड ऑफिस में लेकर आए हैं। फ्लश्ड 37 फिजूल खर्ची की आदत नहीं है। प्रिया कार्बन के हेड ऑफिस में इंटरव्यू दे रही थी। राहुल चाहता तो प्रिया का सिलेक्शन बिना इंटरव्यू के हो सकता था, पर प्रिया ने उसे यह कहा कि वो इंटरव्यू देगी और अपने काबिलियत पर ही जॉब लेगी। और राहुल को प्रिया की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। फाइनली 3 राउंड इंटरव्यू के बाद प्रिया का सिलेक्शन हो गया और राहुल को प्रिया की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। फाइनली 3 राउंड इंटरव्यू के बाद प्रिया का सिलेक्शन हो गया। प्रिया बहुत खुश थी। इतनी मेहनत के बाद फाइनली उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, वो भी इंडिया की सबसे बड़ी वॉच कंपनी में। यह उसके लिए और भी ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। प्रिया भागकर राहुल के केबिन में जाती है और बिना नोक के अंदर चली जाती है। राहुल अपने टेबल के पास खड़ा था और प्रिया सीधे राहुल के गले लग जाती है और उसे कहती है, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच।
आज तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिल गई। मैं खूब मेहनत करूंगी और देखना मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिल गई। मैं खूब मेहनत करूंगी और देखना मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। राहुल जल्दी से प्रिया को खुद से अलग करता है और कहता है, ये जॉब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो थैंक यू कहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल कुछ कहने को होती है कि तभी उसकी नज़र सोफे पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड सोफे पर विनीता की पापा और चाचा दोनों बैठे हुए थे। प्रिया बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गई थी। अपने बेचारा सा चेहरा बनाकर राहुल को देखा और फिर खुद की बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगी। पेंसिव फेस। राहुल ने प्रिया से कहा, कल से तुम्हें जॉब ज्वाइन करनी है तो घर जाओ, आराम करो। प्रिया ने भी वहां रहना सही नहीं समझा और वो तुरंत ही वहां से निकल गई। विनीता के पापा खड़े होते हैं और राहुल से कहते हैं, क्या यही वजह है तुम्हारी और विनीता के अलग होने की? राहुल और संतोष के साथ कहता है, पापा प्लीज, मैं विनीता को भी यह बात बार बार समझा चुका हूँ और आपसे भी कहता हूँ। प्रिया का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। विनीता के चाचा खड़े होते हुए कहते हैं, अगर लेना देना नहीं है तो फिर बात क्या है? विनीता कुछ बता ही नहीं रही है, कम से कम तुम तो कुछ बताओ। राहुल कहता है, बात बस इतनी सी है चाचा जी कि मैंने विनीता को हमारे रिश्ते को बहुत वक्त दिया था। विनीता हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। अगर उसके लिए रिश्ता बोझ है तो मैं उसे दबाना नहीं चाहता। विनीता के चाचा कुछ कहने को होते हैं कि तभी विनीता के पापा अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, और फिर राहुल से कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें विनीता के लिए क्यों चुना? राहुल विनीता की पापा की तरफ देखता है और अपना सर ना में हिलाता है। विनीता के पापा एक मुस्कान के साथ कहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम वो इंसान हो जो मेरी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। विनीता का गुस्सैल भाव और बात न मानने के स्वभाव को हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, पर तुमसे मिलकर हमने ये जाना कि जहाँ गुस्सा और अहंकार होता है वहीं पर प्यार और विश्वास भी होता है। इसी विश्वास के साथ मैंने तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दिया था। तुम्हें कहीं से भी गलत नहीं ठहराऊंगा। मुझे पता है इस समय गलती विनीता की है और देखना उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा। विनीता के पापा और चाचा चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राहुल उनकी कही बातों को सोचने लगता है। क्या सच में कभी विनीता को अपनी गलती का एहसास होगा? वहीं दूसरी तरफ भाग्य के घर में भाग्य ने अपनी और श्री की रिसेप्शन पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी थी और शहर के सबसे बेस्ट वेडिंग प्लानर उनके घर में पार्टी की आइडिया पर बात कर रहे थे। भाग्य ने उनसे सारी बात फाइनल करिए और उन्हें एक साइनिंग अमाउंट देकर भेज दिया। भाग्य ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो श्री उसके सामने प्लेट रखते हुए कहती है, इतना महंगा वेडिंग प्लानर करने की क्या जरूरत थी? 5 लाख तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ही ले गए हैं। भाग्य अपना सर पेट लेता है और श्री को देखते हुए, तो तुम क्या चाहती हो भाग्य जयदेव अपनी शादी का रिसेप्शन आलू सब्जी और पूरी के साथ करें? भाग्य की बात सुनकर यशोदा आंटी हंसने लगती है। यशोदा आंटी उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक को बहुत एंजॉय कर रही थी और वह उनके बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह रसोई में चली गई। श्री ने भाग्य को घूर कर देखा और कहा, मैं तो बस ये कह रही थी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? भाग्य मुस्कुराते हुए श्री को देखकर कहता है, तुम कितनी कंजूस हो, यह मैंने कल देख लिया है। एक बात तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो लेने से पहले एक भी बार मत सोचना, बस ले लेना। श्री ने कहा, मुझे फिजूल खर्ची की आदत नहीं है। भाग्य मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी खर्चा करने की आदत नहीं है, कंजूस कहीं की। श्री घूर कर देखती है तो भाग्य हंसते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ किस किस को इनवाइट करना है? श्री ने भाग्य के गिलास में जूस डालते हुए कहा, मेरी तरफ से जितने लोग हैं सबको आप जानते हैं।
मामा जी और प्रिया, इसके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी खुशियों में शामिल होगा। भाग्य देखता है, ये कहते हुए श्री का मन उतर गया था पेंसिव फेस। भाग्य श्री को देखते हुए कहता है, तुम्हारी तरफ से फिर भी कोई आ रहा है, जरा सोचो मेरे बारे में। मेरा तो कोई भी नहीं है। श्री तपाक से कहती है, अच्छा जी, तो मैं कौन हूँ? भाग्य यही तो सुनना चाहता था। उसने मुस्कुराती हुई श्री को देखा और कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा मैं हूँ और मेरी तुम। तो क्यों दुनिया की परवाह कर रही हो? हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। श्री कुछ सोचती है और उसके बाद भाग्य से कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। भाग्य जूस पीते हुए कहता है, श्री अपनी साड़ी का आंचल मुड़ते हुए कहती है, क्या हम अपनी पार्टी में मामी जी और जूही को बुला सकते हैं? भाग्य श्री को देखता है। तू? श्री तुरंत कहती है, जैसे भी है मेरा परिवार है। मामी ने मुझे कितना ही परेशान किया हो, पर उन्होंने मुझे पाला है। और जूही से तो मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही है, और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। वह भी राहुल भैया के रिश्ते में आती है। इसी नाते बुला लीजिए। भाग्य डाइनिंग टेबल से उठता है और अपना कोट सही करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें किसी भी फैसले के लिए मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। शाम तक इनविटेशन कार्ड आ जाएंगे। भाग्य श्री के गाल पर प्यार से हाथ रखता है और उसके बाद अपना लैपटॉप बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। 38 इनविटेशन। जूही मजे से अंगूर खाते हुए अपने रूम से निकलकर आई थी, तभी उसकी नज़र सामने घरवालों पर जाती है, जो सोफे पर घेरा बनाकर बैठे हुए थे और किसी चीज को देखकर आपस में बात कर रहे थे। जूही जब उनके पास जाती है, तब देखती है टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा इनविटेशन बॉक्स रखा हुआ था। उस इनविटेशन को देखकर जूही की आंखों में चमक आ जाती है। उसके डिज़ाइन से ही उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। जूही ने हैरानी और आकर्षण के मिले जुले भाव के साथ पूछा, यह क्या है? विवेक ने जूही की तरफ देखते हुए, भाग्य और श्री के वेडिंग रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड है। जूही ने अपने मन में, ये कार्ड है फ्लश्ड। अगर ऐसा कार्ड होता है, फिर तो मैं कबाड़ी वाले की दुकान में बैठकर ऐसे ही कार्ड इकट्ठे करते रहती। विवेक की मां ने वह कार्ड खोला। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाया, ये चांदी की मूर्ति। विवेक की मां ने उस मूर्ति को माथे से लगाया और जूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतने मंदिर में रख देना। जूही ने जब वह मूर्ति हाथ में ली तो उसका वजन अच्छा खासा था। उसके बाद उस बॉक्स में से काजू, पिस्ता और बादाम के बॉक्सेस निकले। ये बहुत ही महंगे ड्राई फ्रूट थे, जिसे देखकर जूही के मुंह में पानी आ गया। और उसके बाद वहां से 2 कार्ड्स निकले, जिस पर से एक में रिसेप्शन का दिन, तारीख और जगह मौजूद थे, और दूसरे में भाग्य और श्री की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। और सबसे नीचे वहां पर 2 बॉक्सेस रखे हुए थे। जैसे ही विवेक की मां ने उन बॉक्स उसको खोला तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि इसमें कार्बन के न्यू वॉच के कलेक्शन, कपल कलेक्शन थे। इतना सारा सामान सिर्फ इनविटेशन में देखकर जूही की तो जैसे हवाएं उड़ गई थी, और उसे श्री से फिर से चिढ़ होने लगी। उसे लगा था उसने विवेक जैसे अमीर इंसान को फंसाकर उससे शादी कर कर बहुत समझदारी का काम किया है, और अब उसकी बाकी की जिंदगी इसमें गुजरेगी। पर यह जानकर कि श्री की शादी भी किसी मामूली इंसान से नहीं हुई है, जूही को लगा कि जैसे उसने अपने हाथों से कोई हीरा खो दिया है। और विवेक को देखकर अपने मन में सोचती है कि अब तो उसके हाथ में पत्थर ही लगा है। विवेक उन दोनों वॉचेस को वापस बॉक्स में रखते हुए कहता है, हमें पार्टी में नहीं जाएंगे। माँ, आप ये बॉक्स दोबारा पैक कर दीजिए और उन्हें वापस कर दीजिए। विवेक की तरफ से इनकार सुनकर जूही को बहुत गुस्सा आता है। जूही इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसने तुरंत लपककर वह बॉक्स वापस अपने हाथ में लिए और कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? श्री मेरी बहन है और उसने इतने प्यार से हमें बुलाया है।
मुझे भी तो अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने का हक है। विवेक गुस्से में जूही को देखता है और कहता है, जूही तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? वहां जाओगी तो तुम्हारा ही तमाशा बनेगा। तुम्हें पता है श्री की शादी किसके साथ हुई है? विवेक ने जूही के हाथ से वॉच लिया और उसे दिखाते हुए कहा, घड़ी देख रही हो? वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर घड़ी है ये, और इस वॉच कंपनी का मालिक है भाग्य जयदेव, और श्री की शादी भाग्य जयदेव से हुई है। जूही ने हमेशा खुद को श्री से आगे ही समझा था। उसे लगता था दुनिया की हर बेस्ट चीज उसे ही मिली है। और आज श्री के पति के बारे में जानकर जूही को लगा कि उसने विवेक से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। विवेक जूही से आगे कहता है, और क्या कह रही थी तुम कि हमें वहां जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी बहन से पहले मेरी शादी होने वाली थी। और अगर हम वहां गए तो कैसे पेश कर पाएंगे एक दूसरे को? चलो एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूँ।